Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 20th September of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बोल लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनआईए कब फॉर्म किया गया था? एनआईए कब फॉर्म किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं एनजीटी जो है, एनजीटी का क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्या है? एनजीटी का प्रिंसिपल क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आपको बताना है कि एनजीटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं जो क्वेश्चंस हो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं दो फायदे हैं इसमें आपको ज्वाइन करने के, तो हर कोई जरूर कमेंट करे और क्या कहते हैं ज्वाइन करें हमारे चैनल को। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, 9 सस्पेक्टेड अलकायदा ऑपरेटिव सेल ये कहते हैं कि एनआईए ने कंडक्ट किया साइमल्टेनियस रेड केरला वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल बस्टेड पाए गए। तो एनआईए इसमें इंपॉर्टेंट आती है, इंपॉर्टेंट इसमें एनआईए एजेंसी है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनआईए वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये एक सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। ये सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देखती है। ये वर्क करती है अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के। हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडिया करेंसी स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको बनाए रखने के लिए भी वर्क करती है। ये कॉम्बैट टेरर को ख़त्म करने के लिए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी अदर ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ इसके ब्रांचेस हैं। टेररिस्ट इंसिडेंट्स आर फाउंड टू हैव कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट। ये जो हमने देखा था कि जब 2008 मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था उसके बाद इसे बनाया गया था। एनआईए अमेंडमेंट बिल जो अभी 2019 में पास हुआ, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इन सबको इसमें जोड़ दिया गया। पहले ये नहीं थे एनआईए में, लेकिन अब ये भी सब्जेक्ट्स हो गए, इन पर भी एनआईए क्या कहते हैं अपना चेक करती है, अपने डिसीजन लेती है। इसमें एक स्पेशल कोर्ट होती है जो क्या कहते हैं पूरा डिसीजन देती है। जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट का देख लेते हैं क्या होता है। वो वर्क करती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के द्वारा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा जो कोर्ट सेशंस होते हैं उनमें डिसीजन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा होते हैं। ये कि इनका जो जुरिडिक्शन में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देती है और वो डिसीजन फाइनल होता है, उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है। अब ये देख सकते हैं जैसे ये लोगो है एनआईए का, ये सील ऑफ एनआईए, फ्लैग ऑफ एनआईए फॉर्म की गई थी 2009 में। इसमें एम्प्लॉय 649 है, एनुअल बजट $16 मिलियन है। फेडरल एजेंसी इंडिया की, ऑपरेशन जुरिडिक्शन इंडिया है, गवर्निंग बॉडी है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, मॉनसून सेशन में भी कट शॉर्ट ओइंग टू राइजिंग वायरस केसेस। कि मॉनसून सेशन जो 1 अक्टूबर को ख़त्म होना था वो 23 सितंबर को ख़त्म होगा, ऐसा क्या कहते हैं सारे एमपीज कह रहे हैं। और स्पीकर ओम बिरला है जो हमारे, उनका भी कहना है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका भी कहना है कि जैसे हमने देखा है कि केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसे इमरजेंसी एड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग के द्वारा क्या कहते हैं इसे छोटा करने की बात की गई कि जो 1 अक्टूबर को ख़त्म होना था वो 23 सितंबर को ख़त्म हो जाए। क्योंकि यह जैसे हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में या हर कहीं केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेट में लगभग, जहाँ पे अभी नॉर्मल हो गए थे केस की स्टेबिलिटी पा गए थे कि कम होने लगे थे और उनकी, तो वहाँ पे अब ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे हर कोई भी स्टेट देख लीजिए, जैसे दिल्ली में केस बीच में बहुत कम आने लगे थे 400-500, लेकिन अब फिर से 4-3-4 हज़ार आने लगे। तो वही केसेस बढ़ने के कारण ये मानसून सेशन जो है पार्लियामेंट का उसे छोटा करने की बात की गई कि उसे छोटा करके 23 सितंबर को इसे ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एनजीटी सीक्स एनवायरमेंटल प्लान फॉर नजफगढ़ झील। क्या कहते हैं कि एनजीटी ने इन्वायरमेंटल प्लान बनाने की बात की है नजफगढ़ झील के लिए। बेंच ने ये भी कहा है कि दिल्ली हरियाणा सबमिट डॉक्यूमेंट विद इन 3 मंथ्स की वो
दिल्ली हरियाणा सबमिट करे अपने डॉक्यूमेंट 3 महीने के अंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनजीटी एनजीटी वॉज स्टेब्लिश इन 2010। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के इश्यूज पर डिसीजन देती है। ये एक सिविल एनवायरमेंटल कोर्ट होती है। इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये वर्क करती है। इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और किसी भी सिविल प्रोसीजर में ये बाउंड नहीं होती कि उसी तरह से वर्क करना है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, कई जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स इस ट्रिब्यूनल में होते हैं। जो अब देख लेते हैं किन लॉज के अंदर ये डिसीजन देती है। एनजीटी डील विद जो सिविल इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं वो 7 लॉज के अंदर अपना डिसीजन देती है। इन्वायरमेंटल मैटर्स हो गए या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गए, जिस कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस होता है वो एनजीटी डील करती है। जैसे ये 7 लॉज है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002। ये 7 लॉज हैं, इनके अंदर क्या कहते हैं एनजीटी अपना डिसीजन देती है सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स में। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो अपडेट दिन पर दिन मिलते रहे और रोज आपको 7-8 बजे तक आपको सारे न्यूज़ एनालिसिस मिल जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है कैंपेन अगेंस्ट डेंगू सीक्स टू इंगेज रेजिडेंट्स की। कैंपेन चलाया जाएगा डेंगू, जो डेंगू से इफेक्टेड रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो इस वक्त देख रहे हैं हम लोग कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेंगू या हर जगह ही बहुत ज़्यादा डेंगू फैला है, लोग डेंगू बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कैंपेन चलाने की बात की गई है। इसमें कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट कैंपेन अगेंस्ट वेक्टर बॉर्न डिसीज 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, कि 10 हफ्ते तक 10 बजे 10 मिनट के लिए हर रविवार डेंगू पर वार। ये एक तरह का कैंपेन है जो इस डेंगू को हटाने के लिए, जो डेंगू से लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। कोरोना तो चल ही रहा है, डेंगू से भी लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं डेंगू को अलग से, किस मच्छर से होता है, कैसे होता है। जीएस पेपर टू हेल्थ अबाउट डेंगू। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। ये जीनस एडीज के द्वारा भी होता है। इसमें इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन्स, स्किन रैश हो जाना, ये मीशस जैसा। स्ट्रेन्स 4 तरह के स्ट्रेन्स भी होते हैं। टाइप 2 और टाइप 4 जो होते हैं वो सीवियर और नॉर्मली रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसमें या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो जाती है। डेंग वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कि डेंग वैक्सीन जो है वो क्या कहते हैं अप्रूव्ड है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन थी जो कहते हैं यूएस में चलाई गई थी। द इंडियन ड्रग कंट्रोलर हैज येट टू ग्रांट अप्रूवल टू सनोफीज डेंगू वैक्सीन। जो सनोफी की डेंगू वैक्सीन है डेंग वैक्सीन, उसको जो यूएस में उसे अप्रूवल मिल गया था, तो इंडिया ड्रग कंट्रोल को अभी भी जरूरत है कि उसको देखे, ग्रांट अप्रूवल दे। इंडिया ने रिपोर्ट किया था 6210 केस और 6 डेथ 9 जून 2019 में। तो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा डेंगू इन्फेक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला था। टू कंट्रोल द स्प्रेड, स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए आईसीएमआर ने भी वर्क किया था। आईसीएमआर ने भी हैज डेवलप्ड अ स्ट्रेन ऑफ एडीज एजिप्ट मॉस्किटो विच नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया, जो वोल्बेचिया है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो हैज बीन रीनेम्ड पुडुचेरी स्ट्रेन। इसे पुडुचेरी स्ट्रेन भी कहा जाता है। ये वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ था। ये क्या कहते हैं जो देखता है कोलैबोरेट करके मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो क्या कहते हैं एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है, ये मेन वेक्टर है जो ट्रांसमिट करता है वायरस को डेंगू में, जो डेंगू फैलाता है। बैक्टीरिया वुल्बेचिया क्या होता है? वुल्बेचिया नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं अप टू 60% इंसेक्ट स्पीशीज। इसमें ये कुछ मॉस्किटोज भी होते हैं। वुल्बेचिया यूजली फाउंड नहीं होते इजिप्टी मॉस्किटोज में। ये प्राइमरी स्पीशीज है जो ह्यूमन वायरस जैसे जीका हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब ट्रांसमिट करने के लिए जाने जाते हैं। वुल्बेचिया लेकिन सेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। ये सेफ होते हैं वुल्बेचिया। ह्यूमंस क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं ये एडीज मॉस्किटो फीमेल है।
यही है जो द येलो फीवर मॉस्किटो इसे कहा जाता है। इज अ मॉस्किटो दैट कैन स्प्रेड डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका वायरस, मायारो अदर और अदर जो डिसीज एजेंट्स है वो सब ये फैलाता है। चलिए अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ आती है, रेड अलर्ट साउंडेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट इन केरला। कि रेड अलर्ट साउंड बता दिया गया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में केरला में क्योंकि हैवी रेन के कारण। वैसे ही लो प्रेशर एरिया जैसे बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है, तो इसीलिए केरला में रेड अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि केरला में क्या कहते हैं इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये इडुक्की हो गया, मलप्पुरम हो गया, कन्नूर, करसोग, गोड़, इन जगहों पे रेड अलर्ट कर दिया गया है संडे को। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेन हो रही है, जिसके कारण केरला में भी रेन बहुत ज़्यादा होने की संभावना है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 3 बिल्स इन लोकसभा टू ब्रिंग इन चेंजेस इन लेबर सेक्टर। की 3 बिल लोकसभा में आएंगे जो लेबर सेक्टर को अफेक्ट करेंगे। टू अलाउ कंपनी विद फ्यूअर देन 300 वर्कर्स टू कट जॉब विदाउट अप्रूवल, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। की लेस देन 300 वर्कर्स जो होते हैं उनकी जॉब्स अप्रूवल के बिना नहीं कट की जाएगी। अगर उनके वर्कर्स किसी भी कंपनी में 300 से कम हुए तो वो बिना अप्रूवल के किसी भी पर्सन को जॉब से नहीं हटा सकते। एक सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने की बात की गई है। इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे इंट्रोड्यूस 3 बिल्स लोकसभा में, जिस जो सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो अमन और भी चेंजेस हैं जो अलाउ कंपनी विद फेयर देन 300 वर्कर, जो 300 वर्कर से कम की कंपनियां हैं उनमें ये अलाउ होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करेंगे विदाउट प्रियर अप्रूवल, किसी नए अप्रूवल के या गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के। तो ये 3 बिल्स होंगे लेबर सेक्टर पे भी। देखना है कि बिल में क्या क्या है चेंजेस, क्या क्या नया आया है। इसको जब आएगा ये बिल लोकसभा में तभी ये पता चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स। उनकी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन वही वैक्सीन है जिसका भी ट्रायल रोक दिया गया था, गवर्नमेंट ने रोक दिया था, लेकिन फिर से अभी अप्रूवल उसे मिल गया है कि वो ट्रायल कर सकती है इंडिया में। तो पुणे हॉस्पिटल जो इनरोल कर रहा है वॉलंटियर्स इसके ट्रायल के लिए, ट्रायल हो सके। चलिए अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ आती है, विराट कट्स थ्रू द वेव्स फॉर वन लास्ट टाइम टू अलंग। की विराट आखिरी बार अपना क्या कहते हैं सफर कर रहा है, क्योंकि आईएनएस विराट स्क्रैप किया जा रहा है, उसे स्क्रैप पे किया जा रहा है। डिकमीशन्ड वॉरशिप हेड्स फॉर द डिसमेंटलिंग यार्ड, की वो डिसमेंटलिंग यार्ड की तरफ चला गया है। तो आखिरी बार उसने जब क्या कहते हैं अपने वाटर में चला होगा। ये डिकमीशन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विराट ऑन सैटरडे सेट सेल ऑन इट्स लास्ट, वो आखिरी बार सेल किया अपने मुंबई टू अलंग शिपिंग, जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है गुजरात में, वहाँ के लिए वो गया है। आइकॉनिक जो नेवल शिप है was sold off for scrap last month after all efforts to convert it into a museum failed। कि कहा जा रहा था कि उसको म्यूजियम बना देना चाहिए लोगों के लिए कि लोग जानेंगे आईएनएस विराट को, तो लेकिन नहीं माना गया और उसे स्क्रैप में बेच दिया गया। तो क्या कहते हैं उसे म्यूजियम बना सकते थे, लोग जाते भी देखने, क्योंकि आईएनएस विराट काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी उसने युद्ध भी लड़े। तो एक तरह का म्यूजियम बन सकता था, एक वाटर म्यूजियम टाइप, लेकिन उसको फेल कर दिया गया उस अप्रूवल को और क्या कहते हैं इसे स्क्रैप पे बेच दिया गया। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं आईएनएस विराट को। आईएनएस विराट टू बी स्क्रैप, जीएस पेपर टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। आईएनएस विराट ये एक सेंट्रल क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका वेट 27,800 टन है, जिसने ब्रिटिश नेवी में सर्व किया था 25 साल के लिए 1959 से 1984 तक। ये सेंट्रल क्लास का था, वॉज द लाइट फ्लीट कैरियर डिज़ाइन जो रॉयल नेवी के द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश नेवी थी उस वक्त, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था। आफ्टर रिफर्बिशमेंट के बाद इसको कमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी में 1987 मई में। इट वाज डीकमीशन फ्रॉम द नेवी इन मार्च 2017। ये इसको डीकमीशन कर दिया गया मार्च 2017 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप था पूरे वर्ल्ड में। ये क्या कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है इसके लिए कि सबसे ज़्यादा किसी वॉर में लड़ा हो कोई क्या कहते हैं कैरियर, तो वो यही था आईएनएस विराट। और विराट ने कई मेजर रोल प्ले किए, जैसे ऑपरेशन जुपिटर हो गए 1989 में श्रीलंका पीस मेकिंग ऑपरेशन में। इसने कई शार्पनिंग आर्ट ऑफ फ्लाइंग ऑपरेशन फ्रॉम अ डेक कैरियर इन द नेवी, जैसे जो अब सब इंडक्शन कर रहा है आईएनएस विक्रमादित्य, वही वह आईएनएस विराट करता था पहले। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सार्स कोविड-19 में बी शॉर्ट लिव्ड। कि सिंस इन्फेक्शन कैन अकर द ओनली सेफ एंड इफेक्टिव वे टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी में बी थ्रू वैक्सीनेशन। कि जो क्या कहते हैं कोविड 19 से अगर प्रोटेक्शन भी चाहिए तो वो कुछ देर के लिए रहेगा,
आप अगर क्या कहते हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, तो री इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तो हमें हर्ड इम्यूनिटी तभी मिल सकती है जब वैक्सीनेशन आए, तभी हम सिक्योर पूरी तरह से फाइंड होंगे कोरोना से, अगर जब वैक्सीनेशन आ जाता है। इसमें लिखा है वाइल इट इज जनरली नोन दैट द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होती है जो 4 स्पीशीज में कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर। ये कोरोना वायरस 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, एक स्टडी में ऐसा माना गया। स्टडी ये भी कहा है कि देन हेल्दी इंडिविजुअल्स फॉर मोर देन 35 रिवील दैट री इन्फेक्शन विद द सेम सीजनल कोरोना वायरस की, ये क्या कहते हैं 10 लोगों के ऊपर टेस्ट माना गया कि 35 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको कोरोना हुआ, फिर से उनको री इन्फेक्शन हो गया 12 महीने के अंदर। तो ये सोचने की बात है कि री इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद ही पाई जा सकती है। तो इस पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है हॉर्स डोमेस्टिकेशन, कि एनाटोलिया वाज सपोज्ड टू बी द प्लेस वेयर हॉर्स वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। पहली प्लेसेस जहाँ पे हॉर्स डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। अ फैक्ट कुड अफेक्ट मैनी रीजन्स ऑफ एशियन कॉमर्स, की न्यू रिसर्च में ऐसा पाया गया कि एंशियंट वाइल्ड हॉर्सेस ऑफ दिस रीजन वर नेवर डोमेस्टिकेटेड and that domesticated lineage was introduced there around 2000 BC। 2000 BC के समय वो domesticated lineage found हुआ था, तो उससे यहाँ पे पहले इसके बाद नहीं होते थे, इसके बाद होने लगे थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है प्लास्टिक वो। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था साइंस में जिसमें माना गया था कंसर्ट गिविंग इन द कमिंग एडिट्स की द बैन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन की, प्लास्टिक पॉल्यूशन को बैन करने की बात की गई थी, बैन करने के लिए can be definitely be brought down to a large extent, कि huge amount of plastics will still remain to contaminate the environment even in the best case scenario। कहते हैं कि इसमें बताया गया कि बेस्ट केस सिनेरियो में भी अगर हम क्लीन काफ़ी वे में कर लेते हैं तभी ये इफेक्ट करेगा कोरोना को, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक स्टिल रिमेन करेगा एनवायरनमेंट में, आप कितना क्लीन करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को हार्म करेगा ही करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट बॉडी ब्रेन। इसमें दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ कॉर्टियल और हाइपोथैलेमस रीजन जो होता है वो स्लीप डिप्राइव्ड रैट्स होते हैं, उनमें भी होता है। तो इसमें बताया गया कि अन्य स्टडी में ऐसा पाया गया कि डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्लीप डिप्रिवेशन एंड ब्रेन एंड बॉडी टेम्परेचर इन रैट्स, कि रैट्स में स्टडी में ऐसा माना गया कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इन द लैब जिसमें पाए गए थे स्लीपिंग फॉर 24 आवर्स कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉर्टिकल एंड हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन्स, की ये कॉर्टिकल्स और हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन जो होते हैं उनके कहते हैं टेम्परेचर्स को बढ़ा देता है। ये भी पाया गया कि द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो एक प्ले करता है रोल इंटेंशन अवेयरनेस और मेमोरी में, while the hypothalamus वेरियस रोल जैसे रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, फूड इनटेक, सेक्सुअल बिहेवियर, रिलीजिंग हार्मोन्स, रेगुलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इन सब को देखता है ये हाइपोथैलेमस। चलिए देख लेते हैं हम लोग ये अलग अलग से कॉर्टिकल रीजन और हाइपोथैलेमस रीजन क्या क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये होता है हाइपोथैलेमस रीजन। हाइपोथैलेमस रीजन ये होता है हाइपोथैलेमस रीजन। अब देखते हैं हम लोग कॉर्टिकल रीजन क्या होता है। कॉर्टिकल रीजन आप देख सकते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ये है, फिर हो गया ब्रोका एरिया, ऑर्बिटोविट्रियल कॉर्टेक्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं पूरा ब्रेन के बारे में बताया गया है, पूरा ब्रेन पार्ट को कि क्या पार्ट क्या कहलाता है। ये होता है पूरा कॉर्टिकल रीजन होता है ये पूरा, आप देख सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखते हैं आज का संडे का क्वेश्चन कॉर्नर। रस्टी मून, इज द मून रस्टिंग, इसमें क्वेश्चन है। सितंबर 6 को हमने देखा था कि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने वाज सेड दैट द इमेजेस सेंड बाय चंद्रयान 1 सजेस्ट कर रहा है कि मून में भी रस्टिंग अलोंग द पोल्स, की पोल्स के अलोंग रस्ट कर रहा है मून। ही वाज आल्सो रेफरिंग टू अ रिसेंटली पब्लिक स्टडी जिसमें एक ऑक्सीडाइज्ड आयरन मटेरियल मिनरल फाउंड हुआ था हेमेटाइट FeTO3 हाई एल्टीट्यूड्स में मून के। तो हेमेटाइट फाउंड होना हाई एल्टीट्यूड में मून में, तो बताता है कि वहाँ पे रस्टिंग हो रही है धीरे धीरे पोल्स के आसपास। रिसर्चर्स ने ये भी कहा था कि लूनर हेमेटाइट इज फॉर्म टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन, कि वो ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का तब वो फाउंड हुआ है ऑन द मून सरफेस बाय द ऑक्सीजन फ्रॉम अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर, की जो ऑक्सीजन है अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर में उसके द्वारा वो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड हो मून सरफेस को उसके द्वारा ये रस्टिंग हुई है। टीम ने ये भी एनालाइज किया कि डाटा एक्वायर्ड बाय द मून मिनरोलॉजी मैपर ऑन बोर्ड चंद्रयान 1 में ये भी बताया गया कि वहाँ पे हेमेटाइट फाउंड हुआ है। तो कैसे फाउंड हुआ है, स्टडी में फाउंड हुआ है कि ये इसी तरह हुआ होगा कि जो
अपर होता है, अपर एरिया जो होता है अर्थ जैसे ये है, मून ये है। तो अपर एरिया जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वो ऑक्सीजन इसके साथ मिला होगा मून के साथ, और वो ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, तो उस ऑक्सीडेशन के कारण ही हेमेटाइट फॉर्म हुआ होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।